पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम उनकी बाहरी बनावट यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि पौधों के जो मुख्य हिस्से हैं, मतलब रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड, उनके बारे में जरूरी बातें समझें। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये असल में पौधों के जीने का तरीका बताते हैं कि वो अपने माहौल में कैसे रहते हैं, कैसे ढलते हैं। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, मॉर्फोलॉजी को समझना सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये हमें पौधों को पहचानने में मदद करता है, उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझने में मदद करता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इन स्ट्रक्चर्स के मतलब और उनके महत्व को समझते हैं। हाँ जरूर, शुरुआत करते हैं बिल्कुल नीचे से, जड़ों से, मतलब रूट्स से। 3 मुख्य टाइप्स बताए गए हैं, टैप रूट, फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट। इनमें क्या फर्क है असल में? हाँ देखिए, टैप रूट सिस्टम जो है वो आमतौर पर डाइकॉट्स में मिलता है, जैसे सरसों या आम। इसमें एक मुख्य जड़ होती है, मोटी सी, जो जमीन में सीधी नीचे जाती है। इससे पौधे को अच्छा सहारा मिलता है और वो गहराई से पानी खींच पाता है। अच्छा, और फाइब्रस? फाइब्रस रूट सिस्टम ज्यादातर मोनोकॉट्स में होता है, जैसे गेहूं या घास। इसमें तने के बेस से ही बहुत सारी पतली पतली जड़ें एक साथ निकलती हैं, कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती है। ये मिट्टी को ऊपर ऊपर से जकड़ लेती है। और तीसरी थी एडवेंटिशियस रूट्स। जी, एडवेंटिशियस रूट्स वो हैं जो रेडिकल से नहीं बल्कि पौधे के किसी और हिस्से से निकलती हैं। जैसे बरगद में वो लटकती हुई जड़ें देखी होंगी, प्रॉप रूट्स। हाँ देखी हैं। वो एडवेंटिशियस हैं। या मक्के में नीचे से तने को सहारा देने वाली स्टिल्ट रूट्स, ये सब इसी कैटेगरी में आती हैं। एक बहुत ही दिलचस्प मॉडिफिकेशन का जिक्र था, न्यूमैटोफोर्स, राइजोफोरा में। ये क्या चीज है? अरे वाह, हाँ, न्यूमैटोफोर्स कमाल के हैं। ये उन पौधों में मिलते हैं जो दलदली मिट्टी में उगते हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये जड़ें जमीन से ऊपर हवा में निकल आती हैं, सांस लेने के लिए, मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए। गजब, ये तो बिल्कुल अलग ही अडेप्टेशन है। मतलब जड़ें सिर्फ पानी और सहारे के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, फंक्शंस बहुत डाइवर्स हो सकते हैं। अच्छा, जड़ों से अब थोड़ा ऊपर आते हैं, तने पर, स्टेम। हाँ, स्टेम, पौधे का मेन एक्सिस जो पत्ते, फूल, फल सब संभालता है। नोड्स और इंटरनोड्स की बात भी थी। सही, नोड्स वो पॉइंट हैं जहां से पत्तियां या शाखाएं निकलती हैं, और 2 नोड्स के बीच का जो हिस्सा है वो इंटरनोड। पर तना भी सिर्फ सीधा सीधा सहारा देने का काम नहीं करता है, इसमें भी मॉडिफिकेशंस होते हैं। जैसे आलू एक मॉडिफाइड स्टेम है जो भोजन स्टोर करता है। या फिर कैक्टस, ओपुंचा देखा है? हाँ, वो चपटा हरा वाला। हाँ, वो असल में तना है जो चपटा और हरा हो गया है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। पत्तियां तो कांटों में बदल जाती हैं पानी बचाने के लिए। और कुछ पौधों में, जैसे खीरा या अंगूर, तने से पतले धागे जैसे टेंड्रिल्स निकलते हैं जो चढ़ने में मदद करते हैं। अच्छा, मतलब तने के भी कई रूप है। ठीक है, अब आते हैं पत्तियों पर, लीव्स पर। पौधे का किचन कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस का मेन सेंटर। पत्तियों में एक खास चीज होती है, वेनेशन, मतलब शिराओं का पैटर्न। हाँ, नोट्स में था, डाइकॉट्स में जाली जैसा रेटिक्युलेट और मोनोकॉट्स में समानांतर यानी पैरेलल वेनेशन। बिल्कुल सही। और पत्तियां तने पर किस अरेंजमेंट में लगी हैं वो भी महत्वपूर्ण है। उसे फिलोटैक्सी कहते हैं। फिलोटैक्सी, वो क्या होता है? फिलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। ये 3 तरह का हो सकता है। ऑल्टरनेट, जिसमें हर नोड पर एक पत्ती होती है अलग अलग दिशा में, जैसे सूरजमुखी में। ऑपोजिट। जी हाँ, जिसमें हर नोड पर 2 पत्तियां होती हैं एक दूसरे के आमने सामने, जैसे अमरूद में। और वर्ल्ड, जिसमें एक ही नोड से 2 से ज्यादा पत्तियां निकलती हैं एक चक्कर में, जैसे अल्स्टोनिया में। अच्छा, ये अरेंजमेंट भी मायने रखता होगा लाइट कैप्चर वगैरह के लिए? हाँ बिल्कुल, लाइट एक्सपोजर को मैक्सिमाइज करने में मदद करता है। यूट्यूब लेक्चर में लेग्यूम्स के पल्विनस का भी जिक्र था, जो पत्ती के बेस पर फूला हुआ हिस्सा होता है, वो मूवमेंट में रोल प्ले करता है। अब आते हैं सबसे सुंदर हिस्से पर, फूल, फ्लावर। हाँ, ये तो पौधे की रिप्रोडक्टिव यूनिट है। जी हाँ, और फूल के स्ट्रक्चर में 4 मुख्य घेरे या वर्ल्स होते हैं। हाँ, लेक्चर में बताए थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। बिल्कुल, कैलिक्स सबसे बाहरी घेरा, हरी पत्तियों जैसा, जिन्हें सेपल्स कहते हैं, ये कली को प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है कोराला, जिसमें रंगीन पंखुड़ियां या पेटल्स होती हैं जो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती हैं। उसके अंदर होता है एंड्रीशियम, ये नर हिस्सा है जिसमें स्टेमन्स होते हैं।
और सबसे अंदर गाइनोशियम, मादा हिस्सा, जिसमें कार्पल्स या पिस्टल होता है। और इनकी सिमेट्री की भी बात थी, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। हाँ, सिमेट्री भी इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के लिए। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, जैसे लिली या सरसों। फूल को किसी भी वर्टिकल प्लेन से काटो जो सेंटर से गुजरे, वो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलैटरल सिमेट्री, जैसे मटर या गुलमोहर। इसमें फूल को सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन से 2 बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। अच्छा, और ओवरी की पोजीशन भी अलग-अलग होती है, सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी। जी, ये बताता है कि फूल हाइपोगाइनस है, पेरिगाइनस है या एपिगाइनस। सुपीरियर ओवरी में ओवरी सबसे ऊपर होती है और बाकी फ्लोरल पार्ट्स उसके नीचे से निकलते हैं। इसे हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं, जैसे सरसों या गुड़हल। इंफीरियर ओवरी में बाकी हिस्से ओवरी के ऊपर से निकलते हैं और ओवरी नीचे धंसी हुई होती है। इसे एपिगाइनस फ्लावर कहते हैं, जैसे खीरा या सूरजमुखी। ये तो काफी डिटेल है। अच्छा, फूल के बाद बनता है फल, फ्रूट, और उसके अंदर सीड। हाँ, फल असल में मैच्योर्ड या राइपेंड ओवरी है और बीज ओव्यूल से बनते हैं। आम और नारियल, नोट्स में लिखा है, दोनों ड्रूप कहलाते हैं, पर हम खाते तो अलग-अलग चीजें हैं। सही पकड़ा, दोनों ड्रूप हैं, मतलब अष्टफल। लेकिन आम में हम फ्लेशी हिस्सा खाते हैं, वो उसका मीजोकार्प है, यानी मध्य फल भित्ति। जबकि नारियल में जो सफेद गूंदा या पानी होता है, वो उसका एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष। उसका मीजोकार्प रेशेदार होता है। ओह, ये तो दिलचस्प है। और बीज, मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स। हाँ, बीज में कॉटलीडन्स होते हैं, बीज पत्र। मोनोकॉट सीड में एक कॉटलीडन होता है, जैसे मक्का, गेहूं। डाइकॉट सीड में 2 कॉटलीडन्स होते हैं, जैसे मटर, चना, आम। एक और जरूरी बात, जो नोट्स और लेक्चर दोनों में थी, कई डाइकॉट सीड्स जैसे मटर या चना जब मैच्योर होते हैं तो उनमें एंडोस्पर्म नहीं बचता। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ही पूरा एंडोस्पर्म इस्तेमाल हो जाता है। ऐसे बीज नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाते हैं। पर कुछ मोनोकॉट्स में भी एंडोस्पर्म नहीं होता, जैसे ऑर्किड्स। और ज्यादातर मोनोकॉट्स और कुछ डाइकॉट्स जैसे अरंडी, कैस्टर में एंडोस्पर्म बचा रहता है, वो एंडोस्पर्मिक कहलाते हैं। समझ गई। तो कुल मिला के पौधों की मॉर्फोलॉजी सिर्फ उनकी बनावट नहीं है, ये तो उनकी पूरी कहानी है। वो कैसे रहते हैं, कैसे बदलते हैं, कैसे अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, हर स्ट्रक्चर, चाहे वो जड़ का प्रकार हो, पत्ती का अरेंजमेंट हो या फूल की बनावट, उसका एक खास मकसद है, एक एडेप्टेशन है। और हमने देखा कि कैसे अलग-अलग स्रोत, जैसे नोट्स और खासकर वो YouTube लेक्चर्स, उदाहरणों के जरिए इन कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने में मदद करते हैं। हाँ, वाकई ये दिखाता है कि पौधे कितने डाइवर्स हैं और कितने अद्भुत तरीके से अपने एनवायरनमेंट के लिए एडेप्टेड हैं। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या इन मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स को, इन बनावटों को समझकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बदलते हुए पर्यावरण में, क्लाइमेट चेंज के दौर में कौन से पौधे ज्यादा टिक पाएंगे, ज्यादा रेजिलिएंट होंगे? सोचिएगा इस बारे में।